Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In my today's lecture, I will discuss the concept of independent directors. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, आज हम डायरेक्टर्स की एक और कैटेगरी को स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्योंकि हर कंपनी में प्रोविजन होता है कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फॉलो करना होता है। रोटेशनल डायरेक्टर्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी उसको रखना होता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और कम से कम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल में होने चाहिए। दिस इज द प्रोविजन इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या मतलब होता है इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन डज नॉट हैव एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, its promoter, its senior management, or its holding subsidiary and associated companies, which in the judgment of the board may affect independence of judgment of the director. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या होता है? ये कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिनको डायरेक्टर्स के तरह रिम्यूनरेशन तो मिलता है, लेकिन उनका कोई भी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी कि उनका कोई भी वेल्थ रिलेटेड बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन नहीं होता है कंपनी के साथ में, या फिर इसके प्रोमोटर्स के साथ में, या फिर इसके सीनियर मैनेजमेंट के साथ में, या फिर इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या फिर एसोसिएटेड कंपनीज के साथ में, विच इन द जजमेंट ऑफ द बोर्ड में अफेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि जो किसी भी तरीके से डायरेक्टर के जजमेंट की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सके। इस तरीके का कोई भी रिलेशन इन डायरेक्टर्स का नहीं होता है, कोई भी इनका वेल्थ रिलेटेड रिलेशनशिप इनमें से किसी के साथ नहीं होता है, तो ऐसे डायरेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम देते हैं। या फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के जिनको डायरेक्टर्स की तरह रेम्यूनरेशन तो मिलता है इनकी वर्किंग के लिए, लेकिन इनका कंपनी, इसके प्रमोटर, इसके सीनियर मैनेजमेंट, इसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएटेड कंपनीज के बोर्ड के साथ में किसी भी टाइप का वेल्थ रिलेटेड या बेनिफिशियल रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ऐसे पर्संस को या ऐसे डायरेक्टर्स को हम कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम देते हैं। पॉइंट इसके लिए अब हम बात करते हैं डिटेल में, इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट ने इसकी एक बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर पोजेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम दिया गया है जिसके पास गिवन क्वालिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके पास? पहली क्वालिफिकेशन है हु इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। ये ना तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में होते हैं, ना ही होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर होते हैं, और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज बोर्ड की ओपिनियन में ये वो पर्टिकुलर पर्संस होते हैं इंटीग्रिटी, पर्संस ऑफ इंटीग्रिटी एंड possesses relevant expertise and experience, यानी कि इनको किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोर्ड में प्लेस दिया जाता है। ये बोर्ड की ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीसरा, ये वो पर्टिकुलर पर्संस होते हैं हु इज और वाज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। ये कंपनी की किसी भी होल्डिंग के, कंपनी के या उसकी होल्डिंग के या फिर सब्सिडियरी कंपनी के या एसोसिएट कंपनी के ना तो प्रमोटर हैं और ना ही प्रमोटर रहे थे। इसके साथ साथ हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। जो कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स
या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स या फिर उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ who has or had no pecuniary relationship with the company during the 2 immediately preceding financial years or during the current financial years, यानी कि ये वो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जिनका कंपनी के साथ में किसी भी तरीके का वेल्थ रिलेटेड रिलेशनशिप नहीं होता है। और टाइम पीरियड दे रखा है इसका ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से और करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कंपनी के या उसकी किसी भी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी या होल्डिंग कंपनी के साथ में पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज none of whose relatives has or had pecuniary relationship or transactions with the company during the last two immediately preceding financial years or during the current financial years, और ना ही इनके किन्हीं रिलेटिव का, इनके सगे संबंधी का कंपनी या फिर इसकी एसोसिएट कंपनी या होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडी कंपनी के साथ में कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी कब? प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द who neither himself nor any of his relatives holds or has held the position of KMP of the company, यानी कि इसका कोई भी, या तो वो खुद या फिर उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी या फिर इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी में की मैनेजरियल पोजीशन पर ना रहा हो। अगर ऐसा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। वो भी कब? 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो इससे 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में वो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन ना रहा हो, ना तो वो खुद रहा हो ना ही उसका कोई रिलेटिव रहा हो, तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। और एक और नेक्स्ट कंडीशन इज who neither himself nor any of his relatives hold together with his relatives 2% or more of the total voting power of the company, ये इन पर्टिकुलर पर्सन के पास कंपनी के अंदर इनके या इनके रिलेटिव्स या फिर दोनों के पास कंबाइंड फॉर्म में कंपनी की टोटल वोटिंग में से 2% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा इनके पास वोटिंग पावर है तो भी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके साथ साथ who neither himself nor any of his relatives is a CEO or director of any non-profit organization that receives 25% or more of its received from the company, यानी कि ना तो ये और ना ही इसका कोई भी रिलेटिव किसी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ या डायरेक्टर रहे हो जिनका 25% से जो ज़्यादा 25% या उससे ज़्यादा जो रिसीविंग है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रही हो, या फिर इसकी किसी होल्डिंग कंपनी से या फिर इसकी सब्सिडी कंपनी से या फिर इसकी एसोसिएट कंपनी से रही हो। अगर ऐसा है तो भी ये पर्टिकुलर पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का नहीं बन सकता है। ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज who possesses such other qualifications as may be prescribed, यानी कि और भी अलग कंडीशंस हैं, कुछ अदर क्वालिफिकेशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है। ओके, इसके साथ साथ एमसीए ने भी एक रूल नोटिफाइड कर रखा है, उसने भी अपनी एक रिक्वायरमेंट फॉलो कर रखी है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल possess appropriate skills, experience and knowledge in one or more field of finance, law, management, sales, marketing, research, administration, corporate governance, technical relationships और other disciplines related to company's business, यानी कि जितनी भी फील्ड्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं उन पर्टिकुलर फील्ड में उन पर्टिकुलर पर्सन्स के पास अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होनी चाहिए जिसका बेनिफिट कंपनी के बिजनेस को मिल सके, तब हम ऐसे पर्सन को कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं और लायबिलिटीज हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में। द फर्स्ट वन इज द टू अवॉइड बाय प्रोविजंस
ऑफ शेड्यूल 4। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं दे shall abide by the provisions specified in Schedule 4th of the Company Act। कंपनी एक्ट के शेड्यूल 4th में इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस को प्रोवाइडेड किया गया है। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इससे रिलेटेड प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना होगा। दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड वन इज द रेम्यूनरेशन। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर may receive remuneration by way of fee, reimbursement of expenses for participation in the board and other meetings। यानी कि जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको फीस के तौर पर उनका रेम्यूनरेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ इनको वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो ये मीटिंग को अटेंड करने में फॉलो करते हैं। यानी कि ये बोर्ड या फिर अदर मीटिंग्स में जब पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसके रिलेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दीज एक्सपेंसेस आर पेड टू सच टाइप ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कंपनी। ओके। थर्ड वन इज टर्म ऑफ ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट। एक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक कंपनी के बोर्ड में रखा जाता है। उसको पोजीशन प्रोवाइड की जाती है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक। इसके साथ साथ वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होता है अगर कंपनी की तरफ से एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी के स्पेशल रिजोल्यूशन के बिहाफ पर उसका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो टर्म रहेगी वो टर्म 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम टर्म्स। अब बात आती है कि रीअपॉइंटमेंट कितनी बार किया जा सकता है। तो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज्यादा डायरेक्टर के ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। ओके। एक टर्म फिर दूसरी टर्म यानी कि 10 ईयर्स, कुल मिला के 10 ईयर्स हो गया उसका, यानी कि इससे ज्यादा उसके ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप को एक्सीड नहीं किया जा सकता। ये इसकी मैक्सिमम टर्म्स होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर एक्ट्स विच हैज अकर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। यानी कि जितने भी एक्ट्स कंपनी के अंदर हो रहे हैं सारे एक्ट्स के लिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लायबल नहीं मानते हैं, बल्कि कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से अगर कोई एक्ट फॉलो हो रहा है तो उसके लिए उसको लायबल माना गया है। जैसे पहला दे रखा है इसके अंदर विद हिज नॉलेज एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस। यानी कि अगर बोर्ड की प्रोसेसिंग हो रही है और वो उसकी नॉलेज में है, उसका उसमें एट्रीब्यूशन है, तब उसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दूसरा है विद हिज कंसेंट। अगर उसकी कंसेंट है किसी पर्टिकुलर एक्ट में तो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए भी उसको लायबल माना जाएगा। तीसरा है जहां उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया, यानी कि जहां उसको अपनी डिलीजेंसी के साथ में एक्ट करना चाहिए था, अगर वो वहां वो एक्ट नहीं करता है तो भी वो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में हम उसको लायबल नहीं मानते हैं। क्लियर। द सिक्स्थ वन इज द नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन। जैसे रोटेशनल डायरेक्टर के साथ में होता है वहां उनका रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटायरमेंट कंपलसरी होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बाय रोटेशन कोई भी रिटायरमेंट नहीं होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एंड द लास्ट वन इज द कैजुअल वैकेंसी। अगर किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो वो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड को जल्दी से जल्दी फिल करनी होती है, या तो इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या फिर कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर, यानी इनमें से जो भी जल्दी होगा उस पर्टिकुलर पीरियड में उसको उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करना ही होगा। आइदर द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। क्लियर। सो दीज ऑल आर द rights, duties and liabilities in reference of the independent directors within a company. Okay, thank you.